वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेदाचार्य। आज से हम लोग वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वन शॉट सीरीज में हम लोग बारी बारी करके सभी जो सब्जेक्ट हैं सेकंड प्रॉप के और फर्स्ट प्रॉप के उन सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम रसशास्त्र फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। रसशास्त्र फर्स्ट में जो जहाँ जहाँ से मतलब मेन क्वेश्चन बनता है उस चीज़ को हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, पारद प्रकरण। ठीक है, क्या है पारद प्रकरण। तो पारद प्रकरण में देखा जाए तो रसशास्त्र में रस शब्द किसके लिए, पारद के लिए ग्रहण किया गया है। ठीक है, इसकी प्रधानता के कारण ही रसशास्त्र का नायक भी कहा जाता है। पारद के पर्याय की बात करें तो रसेंद्र, रसाज, रस, शिवबीज, चपल, इंद्र, रसलो, रसोत्तम, अमृत और महातेज। ध्यान देने वाली बात है कि ये पर्याय से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पारद के अगर भेद की बात करें तो पारद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रस, रसेंद्र, शुद्ध, पारद और मिश्रिक। वही सबके पर्याय, सबके डिफिनेशन और सब चीज दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए रस को तो रस क्या दिया, रसनाथ सर्वधातु नाम रस इत्यभिधीयते जरा मृत्युनाशान रसत्यवार सोमता। ठीक है, मतलब कि स्वर्ण आदि सभी धातु एवं अवरक आदि महारसों के भक्षण करके सभी आदि की शक्ति स्वयं में ले लेने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जरा रोग मृत्यु को नष्ट करने में समर्थ होने से ही इसको क्या होता है, रस कहते हैं। तो रस क्या होता है, स्वर्ण आदि सभी धातुओं का अवरक आदि महारसों के भक्षण करने के कारण ही इसको रस कहते हैं। ठीक है, रसेंद्र क्या होता है, रसों एवं उपरसों का राजा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, रसेंद्र कहते हैं। सूत क्यों कहते हैं, देह सिद्धि और लव सिद्धि के कारण इसे सूत कहते हैं। सूत मतलब देह सिद्धि और लव सिद्धि। रसेंद्र मतलब रसों और उपरसों का राजा। रस मतलब कि सभी धातुओं को अपने अंदर भक्षण करने वाला। पारद क्या होता है, रोग रूपी कीचड़ वाले समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार करने वाला, मतलब कि सारे व्याधियों को एक हिसाब से बोल सकते हैं कि सारी व्याधियों को खत्म करने वाला। ठीक है, मिश्रक क्या होता है, सभी धातुओं का तेज मिश्रित हो उसे मिश्रक कहते हैं तथा इसके अनेक प्रकार का फल देने वाला कहा गया। मतलब सभी धातुओं का जो तेज इसमें मिश्रित हो जाए, मतलब कि सभी को मिलाएंगे तो इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो रस जो होता है वो क्या होता है, रक्त वर्ण का होता है, सर्व दोष मुक्त होता है, रसायन होता है, जरा व रोग नाशक होता है। ठीक है, उपयोग की बात करते हैं देवता अजर अमर हुए इनको प्रयोग करके। ठीक है, रसेंद्र की बात करें तो श्यामवर्ण होता है, दोष मुक्त होता है। उसके बाद उपयोग की बात करें तो नाग जरा व मृत्यु से मुक्त हुए। ठीक है, सूत की बात करें तो किंचित पित्तवर्ण, इसके वर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किंचित पित्तवर्ण और दोषों से युक्त होता है। देखो यहाँ तक देखो, सर्व रस क्या था, सर्व दोष मुक्त था, ये रसेंद्र क्या था, दोष मुक्त था, ये क्या दोषों से युक्त है। ठीक है, अष्टादश संस्कार में संस्कारित होने पर शरीर को लौह सदृश दृढ़ बना देता है। पारद क्या होता है, श्वेत वर्ण का होता है। पारद क्या होता है, श्वेत, चंचल होने से विविध औषधियों में प्रयोग ध्यान मिलकर विविध रोगों को नष्ट करता है। देखो ये क्या था, दोषों से युक्त था, ये रोगों को नष्ट करता है। ये क्या था, दोष मुक्त है, ये सर्व दोष मुक्त है। मिश्रक क्या है, मयूरपंख चंद्रिकावत होने से अष्टादश अच्छी तरह से रोग नाशादि कार्य में साधन करने वाला है। ठीक है, भूगर्भ में पारद को 2 रूप में प्राप्त किया, मुख्य रूप और मुक्त मतलब फ्री और यौगिक मतलब कंपाउंड के रूप में। पहला इसमें देखें तो हिंगुल, हिंगुल क्या होता है, एचजीएस जिसको क्या बोलते हैं, सिनाबार। मेन पर सोर्स क्या होता है, 70 से 80% इसका हिंगुल से ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हंसपाद हिंगुल, चारमार हिंगुल, प्रवलाभ हिंगुल, दरद हिंगुल और दैत्येंद्र हिंगुल। दो जो है इसमें क्या है, 10 से हैं, तो क्या दरद दैत्येंद्र। उसके बाद हंस, चरमार और प्रवलाभ है। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर दें, कर लेंगे इसको, मतलब कि हंस, चंवर और प्रवलाभ, दरद, दैत्येंद्र। ठीक है, उसके बाद देखें तो दैत्येंद्र में 75% है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है देखो हिंगुल, ये क्या हो गया, हिंगुल हो गया। उसके बाद ग्रीसिंदुल, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिको रेटाक्साइडा मरगरी। ठीक है, उसके बाद कैलोमेल होता है, लिविंगस्टोनाइट होता है, मेट्रोडाइट होता है। ये एमसीक्यू के ही क्वेश्चन है ये सारे सब। ठीक है, उसके बाद ग्राय की बात करें तो पारद के लक्षण ग्राय के, तो ग्राय की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राय पारद का। अंत सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो मध्यम सूर्य प्रतिम प्रकाश, मतलब इतनी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, अंतर सुनीलो बहिरुज्ज्वलो या मध्यम सूर्य प्रतिम प्रकाश, मतलब कि अंदर से क्या होता है, नीलाव होता है, बाहर से उज्ज्वल वर्ण का होता है, मध्यम के सूर्य की तरफ प्रकाशित होता है, वो भारत क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद अग्र अपराध के लक्षण क्या होता है, धूम्र पांडुवर्ण का होता है, कई वर्णों से युक्त होता है, रस का सिद्धि के लिए ग्रहण युक्त। धूम्रवर्ण पांडुवर्ण कई वर्णों से युक्त होता है। ये क्या होता है, अंदर से नीला होता है, बाहर से क्या होता है, उज्ज्वल वर्ण का होता है, मध्यम में सूर्य की तरह ये प्रकाशित होता है, मतलब सूर्य की तरह ये क्या होता है, प्रकाशित होता है। भारत के दोष की बात करें तो रस समुच्चय में कितना दिया, 12, रस तरंगे में कितना दिया, 8। शुद्ध पारद को क्या बोलते हैं, सर्वव्याधि नाशक बोलते हैं, जरावस्था नाशक बोलते हैं, मृत्यु का निवारण करता है। किंतु अशुद्ध पारद भयंकर दोष करने वाला होता है, विष होता है। पारद में कुल 12 दोष होते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तकुंचकों का भी 7 औपाधिक दोषों में समावेश होता है। अभी बता देंगे सप्तकुंचक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा ये मिट गया है यहाँ पे ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नीचे दिए गए। पहला क्या होता है, नैसर्गिक दोष, मतलब 3 प्रकार के पारद के जो दोष होते हैं, पहले 3 होते हैं, उन तीनों में विभाजित होता है। ठीक है, पहला नैसर्गिक दोष क्या होता है, पारद खनिज द्रव्य में भूगर्भ में पारद के साथ अन्य धातुओं का मिश्रण होना स्वाभाविक है, अतः इस दोष को क्या होता है, नैसर्गिक दोष। नैसर्गिक दोष कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्या होता है, विष, वाणी और मल। विष, वाणी और मल। विष क्या होता है, मृत्यु के लिए होता है। वाणी मतलब वाणी को अग्नि भी बोलते हैं, तो संताप हो गया। मल क्या हो गया, मूर्छा। मल से मूर्छा। देखो विष से मृत्यु भी तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आधा षटकोर है या आधा है, तो इससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना इसको। ठीक है, तो मल से क्या हो गया, मूर्छा हो गया, वनि से हो गया संताप, और विष से हो गया मृत्यु। यौगिक दोष की बात करें तो मिलावट के कारण हुए दोष। देखो ये क्या था, खनिज द्रव्य से था तो नैसर्गिक था, मिलावट के कारण से यौगिक हो गया। यौगिक कितने, 2 होते हैं, नाग और वंग। नाग क्या था, जड़ता उत्पन्न करता है, और वंग क्या था, अधिमान तथा कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। औपाधिक दोष क्या होते हैं, कंचुक दोष बोलते हैं। औपाधिक को कंचुक दोष भी बोलते हैं। क्या होता है, दोषों के कारण पारद पर एक प्रकार का आवरण सा प्रतीत होता है। यह आवरण पारद की ऊपरी सतह को आवृत किया रहता है, इस आवरण को ही औपाधिक दोष कहते हैं। मतलब ये पारद के ऊपर ही आवरण की तरह में होता है। तो पारद के उपरोक्त 5 दोषों के अतिरिक्त क्या होता है कि भूमि, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज।
ठीक है, ये टोटल 5 दोष हो गए। अब इन पांचों में दो दो और करके मिल जाते हैं। क्या होते हैं? इन पांचों में क्या होते हैं? दो दो और मिल जाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो ये देखा जाए तो तुम्हारा ये नागज में दो कौन से होते हैं? द्रावी मलकारी, अंधकारी और ध्वंसी क्या होते हैं? वंगज में होते हैं। ठीक है, वंगज में 1 मिनट में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नागज में कौन कौन से होते हैं? द्रावी व मलकारी। और वंगज में कौन कौन से होते हैं? अंधकारी, अंधकारी व ध्वंसी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। तो इसमें देखते हैं ये सारे चीज़ों को संपर्क मतलब ये दिया गया है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अब देखा जाए प्रापर सप्तकंचुक दोष में, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन ये तीनों में भी होते हैं। तो क्या होते हैं सप्तकंचुक दोष? क्या होते हैं? परपटी पाटनी भेदी द्रावी मलकारी तथा परपटी पाटनी भेदी द्रावी मलकारी तथा अंधकारी तथा ध्वांची, अंधकारी तथा ध्वांची विज्ञा सप्तकंचुका। ऐसे श्लोक याद करते हैं। क्या? परपटी पाटनी भेदी द्रावी मलकारी तथा परपटी पाटनी भेदी द्रावी मलकारी तथा अंधकारी तथा ध्वांची विज्ञा सप्तकंचुका, अंधकारी तथा ध्वांची विज्ञा सप्तकंचुका। इसको कहाँ मतलब कहाँ होता है? इससे कुष्ठ होता है, इससे जाड्य होता है, वात व्याधि के लिए मलवेदन। ठीक है, धातुओं की द्रावित मल बढ़ाना, फिर स्वरूप कवांतर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ तक आपका पारद का कुछ पॉइंट कवर हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं पारद के शोधन पे। ठीक है, पारद के दोष खत्म हो गए, अब शोधन की बात है। तो शोधन में किसी द्रव्य के अंदर स्थित अशुद्धि को निवारण करने का कर्म को क्या करते हैं? शोधन करते हैं। अशुद्ध पारद के सेवन से मूर्छा, इका, ज्वर, अर्तिकाश्वास ये जितने भी होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अतः पारद में स्थित हानिकारक नैसर्गिक और कंचुक दोषों को निवारण हेतु अधिव्याधि विनाशार्थ रस योगों में प्रयोगात पारद का शोधन आवश्यक है। नहीं तो क्या हो जाएगा? ये सारी डिजीज हो जाएंगे। ठीक है, दूषित पारद यमराज के समान घातक होता है, जबकि शोधन के बाद पारद अमृत के समान लाभदायक है। ये पॉइंट है। ठीक है, पारद का शोधन क्या होता है? दो विधि होता है। क्या होता है? दो विधि। एक होता है सामान्य शोधन, जो केवल रोगनाशक होगा, लेकिन विशेष शोधन कर देंगे तो पारद रसायन कर्म एवं रोगनाशक दोनों कर्म में समर्थ हो जाता है। तो पहला जो है सामान्य शोधन। सामान्य शोधन में क्या होता है? इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो क्या होता है कि अशुद्ध पारद को चूना के साथ, मतलब दोनों की सेम क्वांटिटी, और अशुद्ध पारद को चूना के साथ अगर 3 दिन तक खलों में अगर मर्दन करते हैं, क्या करते हैं? 3 दिन में खलों में मर्दन करते हैं, और उसके बाद द्विगुण वस्त्र से छान कर इसके बाद क्या करते हैं कि पारद छिलका रहित लहसुन, ठीक है, पारद और छिलका रहित लहसुन प्लस संधव लवण कितना? आधा भाग, इसको जब डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है कृष्ण वर्ण तक, इसको मतलब कृष्ण वर्ण तक मर्दन होने तक मर्दन करके हम जब जल से प्रक्षालन करेंगे तो क्या होता है? इसमें शुद्ध पारद हमको प्राप्त होता है। क्या होता है? फिर से देख लेंगे। अशुद्ध पारद हो गया, उसमें चूना के साथ हम लोग इसका क्या करते हैं? इसको खलों में मंदन करते हैं। क्या करते हैं? खलों में मर्दन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? दुगुण वस्त्र से छान के, मतलब 2 लगा के उसके छान के, उसके बाद पारद में छिलका रहित लहसुन को मिला के सेंधव लवण आधा भाग करके उसके बाद क्या करते हैं? कृष्ण वर्ण होने तक मर्दन करते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण वर्ण होने तक मर्दन करते हैं। तो क्या हो जाता है? हमारा शुद्ध पारद मिल जाता है प्रक्षालन करने के बाद। उसके बाद सेकंड मेथड जो होता है, क्या होता है सेकंड मेथड? अशुद्ध पारद को घृत कुमारी, चित्रक और रक्त सरसप के साथ, अशुद्ध पारद को घृत कुमारी, चित्रक या रक्त सरसप के साथ त्रिफलाक्वात में क्या करते हैं? 3 दिन तक मर्दन करते हैं। तो और उसके बाद प्रक्षालन करने पे पारद मिल जाता है, सप्तमलों से मुक्त मिल जाता है। सप्त मतलब सप्तकुंचुक। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड जो होता है, क्या होता है? थर्ड मेथड, उसमें क्या होता है? अशुद्ध पारद को लहसुन तथा सेंधा लवण के साथ कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है? ये देखो, ये सब क्या था? ये पारद के समान शोधन है। तो आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप थर्ड याद कर लीजिए। अशुद्ध पारद को लहसुन तथा सेंधा लवण के 7 दिन तक मर्दन करवा दीजिए। मैक्सिमम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 दिन तक मर्दन बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। और कांजी से क्या कर लेंगे? प्रक्षालन करेंगे तो शुद्ध पारद मिल जाएगा। अगर मुझे याद करना होता तो मैं ये याद करता, अशुद्ध पारद को लहसुन तथा संधा लवण में डाल के उसके बाद मर्दन कर लेंगे 7 दिन तक, तो कांजी, उसके बाद फिर कांजी निकाल के कांजी से प्रक्षालन शुद्ध पारद मिल जाएगा। विशेष शोधन हम लोग कैसे करते हैं कि पारद के अंदर विष, वनि, मल, नाग, वंग, चप्पल, गिरी, अशाग्नि आदि दोषों का निवारण करने के लिए अष्टादश संस्कार के अलावा विधि शोधन हेतु उसके पारद का विशेष शोधन करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पारद में नाग दोष का निवारण हेतु करना है तो हमको क्या करते हैं? गृहधून, ईटचूर्ण, हरिद्रा चूर्ण तथा सूक्ष्म कटा हुआ उन चूर्ण के पास पारद मिला देंगे तो एक दिन मर्दन करेंगे घृत कुमारी स्वरस में, तो कांजी का प्रक्षालन करने पर शुद्ध पारद प्राप्त हो जाता है। अगर ये नाग का हो गया, नाग में क्या करेंगे? ये करेंगे। ठीक है, वंग दोष के निवारण हेतु इंद्रायण, अंकुल या हरिद्रा चूर्ण के साथ पारद को मिला देंगे, उसके बाद मर्दन करेंगे किसी घृत कुमारी स्वरस में, तो कांजी के प्रक्षालन से शुद्ध पारद वंग दोष। आपको याद क्या करना है इसमें? देखो दोनों में घृत कुमारी स्वरस है। ठीक है, तो आपको इसमें से याद करें इंद्रायण, अंकुल, हरिद्रा चूर्ण। इसमें क्या? हरिद्रा चूर्ण देखो सेम ही है। उसके बाद कुछ और याद कर लें, ईंट का चूर्ण याद कर लो नाग के लिए, या फिर इसमें क्या करेंगे? वंग में इंद्रायण याद कर लो। ठीक है, उसके बाद अग्नि दोष के निवारण हेतु क्या होता है? चित्रक मूल चूर्ण तथा पारद लेंगे, मर्दन करेंगे किसके? घृत कुमारी स्वयं, कांजी के साथ प्रक्षालन करेंगे, ठीक हो जाएगा ये सब। मल दोष के लिए क्या? अमलतास चूर्ण, तो चूर्ण हो गया, पारद हो गया, मर्दन तुम्हारी कांजी यही प्रक्षालन हो गया। चप्पल दोष के लिए क्या हो गया? कृष्ण चतुर्बीज हो गया, या ये पंचांग हो गया, पारद फिर यही सेम हो गया चीजें। उसके बाद 20 दोष के निवारण हेतु क्या होता है? त्रिफला चूर्ण, पारद, मर्दन घृत कुमारी स्वयं से कांजी से प्रक्षालन करने के शुद्ध पारद मिल जाएगा आपको। फिर गिरी दोष के लिए क्या होता है? पारद प्लस त्रिकुट प्रक्षालन करने शुद्ध पारद, और अशाय अग्नि के लिए निवारण हेतु गोपचू चूर्ण। देखो ये सारी चीजें जो है ना आपके बुक में टेबल फॉर्मेट में दी हुई है, नहीं तो यहाँ पे देखिए 20 है त्रिफला चूर्ण, वाणी है चित्रक मूल, मल है अमलतास, मल से क्या हो रहा था? मूर्छा, 20 से क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, ये सब याद है ना, सब सारी चीजें याद करते चलेंगे साथ साथ में। 20 से त्रिफला चूर्ण, वाणी में चित्रक, मल में अमलतास, मल अमल। ठीक है, नाग में ग्रीधूम, ईट का चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, नाग और वंग में सेम था। ठीक है, उसके बाद कुछ और याद कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएगा। ठीक है, इंद्रायण अंकोल हो गया, चापल्य में देखें तो कृष्ण धतुर्वेद पंचांग हो गया, अशाय अग्नि में गोपचूर्ण हो गया, गिरी में त्रिकटु गिर गया।
ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत के संस्कार पे। तो रस समुच्चय में 18 संस्कार, रस तरंगिणी में 8 संस्कार दिए गए। भारत में विश्व के विद्युत के लिए जो कर्म किया जाता है उसे संस्कार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संस्कार बोलते हैं। तो भारत के अष्टविध संस्कार देखेंगे तो स्वेदन मर्दन मूर्छन चय मूर्छो उत्थापन तथा पातन बोधनम दीपन यति संस्कार सुत्यम प्रकृति था। ठीक है, तो स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन रोधन नियमन दीपन। ठीक है, याद करेंगे क्या? स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन रोधन नियमन दीपन। किसमें स्वेदन का आता है? दोला यंत्र में। मर्दन का आता है? खरल यंत्र में। मूर्छन क्या होता है? खरल यंत्र में। दोनों सेम है, ध्यान देना। म से सेम है दोनों। उत्थापन का होता है? दोला यंत्र में। पातन क्या होता है? पातन यंत्र में। रोधन क्या होता है? दोला यंत्र में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कौन कौन, ध्यान देना, कौन कौन? फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखा जाए तो पहला के बाद कौन सा? चौथा। चौथा के बाद कौन सा? छठवां, सातवां और आठवां। मतलब 1, 4, 6, 7, 8 चारों में क्या होता है? दोला व्यंजन से शोधन हो रहा है। और कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। नोट, 1 से 5 संस्कारों से पारद सर्वदोष मुक्त हो जाता है। शेष 6 से 8 तक 3 संस्कारों द्वारा पारद में बल एवं तेज की वृद्धि होती है। 8 संस्कार की ही सर्वस्व उपयोगी होता है। ठीक है, रसतरंगिणी ने जिन्होंने दिया था वो ज्यादा उपयोगी है, प्लस इसके भी महत्व है 18 वाले के। ठीक है, 18 क्या होता है? स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन रोधन नियमन दीपन गगन भक्षण जिसको ग्रासमान बोलते हैं। ठीक है, चारणा गर्भद्युति वायुद्युति जारणा रंजन सारण संक्रमण वेद और भक्षण। ठीक है, इसको संक्रमण को क्रामण भी बोलते हैं। ठीक है, स्वेदन संस्कार अब देखते हैं। पहला अब एक एक करके देखते हैं। दोला यंत्र में होता है, पहले बता दिए थे। क्षार एवं औषधि के पारद को दोला यंत्र में पकाकर कम करते हैं, उसे स्वेदन करते हैं। एक बात, पारद और त्रिकटु लेंगे तो क्या हो जाएगा? चिंता सेंदोलन के एक बड़ा स्वर कमेंट करेंगे। पारद को रखकर दोला यंत्र में, तो इसे क्या हो जाता है? विधि से कांजी में 3 दिन तक मृदों में पकाने में स्वेदन संस्कार करते हैं। इसे कहते हैं मेल सेल्थिल कार्यक्रम। पारद का मल शिथिल हो जाता है। ठीक है, स्वेदन करने से। ठीक है, मर्दन संस्कार देखें तो तब तो खल यंत्र में करते हैं। मर्दन संस्कार कथित औषधि अम्ल द्रव्य कांजी पारद को कोटने की मर्दन करते हैं। एक लोहे में खल में गुड़ जला हुआ ऊन सैदोल गीट जो भी ये सब है, ये सब डाल देंगे। इससे क्या है? एक लेकर खल यंत्र में डालकर 3 दिन तक मर्दन करने से मर्दन से संस्कार हो जाता है। उसके बाह्य मल विनाशनम हो गया, तो पारद के बाह्य मल का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, थर्ड मूर्छन। मूर्छन क्या होता है? खल यंत्र में मूर्छन संस्कार औषधियों के साथ पारद को नष्ट पिष्ट हो जाने तक कोटने की प्रक्रिया को मूर्छन कहते हैं। मूर्छन पारद का क्रमशः कैसे होता है? घृत कुमारी का होता है मल दोष नाश के लिए, त्रिफला किसके तहत? अग्नि दोष के लिए, चित्र किसके लिए? विष दोष के लिए। ख्याल करना, विष। ठीक है, विष, अग्नि और मल, मतलब चित्रक, त्रिफला और घृत कुमारी। मल में क्या था? घृत कुमारी था। ठीक है, और घृत कुमारी के यूज से क्या हो रहा था? घृत कुमारी से ध्यान देंगे यहाँ पे, ये मल जो था अमलता चूर्ण विशेष शोधन किससे हो रहा था? इसके द्वारा हो रहा था। ठीक है, ध्यान देना, ये सब चीजें अलग हैं, कुछ चीजें। ठीक है, चित्रक है। ठीक है, पारद का क्रमशः इसमें मूर्छन होता है। अतः घृत कुमारी का गुदा त्रिफला और चित्रमूल का एक बार लेकर भाग सप्तबार मर्दन करने से पारद का मूर्छन संस्कार हो जाता है। ठीक है, परिणाम पारद विष वानी और मल आदि सर्वदोष नष्ट हो जाता है। पारद को नष्ट करना ही मूर्छन होता है। उत्थापन क्या होता है? दोला यंत्र में मूर्छन संस्कार मतलब पारद नष्ट होकर मूर्छित हो जाता है, तो उसे पुनः अपने स्वरूप में लाने, मतलब पहले नष्ट हो गया मूर्छन में, तो उसको पुनः अपने स्वरूप में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्थापन करते हैं। तो उत्थापन में क्या होता है? पारद की मूर्छा नष्ट होकर पारद अपने पूर्व रूप में आ जाता है। इसके लिए क्या लेते हैं? सेंदो शहद गांजी लेकर 3 दिन तक दोला यंत्र में स्वेदन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पातन। पातन क्या होता है? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? देखो, पातन पातन यंत्र केतु औषधियों को पातन मतलब, ठीक है, त्रियक जो भी है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन अधपातन तिर्यक पातन। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि पारद के क्या होता है? ये देखो यहाँ पे नींबू सरसों डमरूयन। ठीक है, तिरक पालित करते हैं। पारद के नागवंग इत्यादि धातुओं का ताम्र में छोड़ देते हैं। स्वयं योगी सभी दोषों को मुक्त होकर शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। त्रिविध पातन में तिरक पातन का अधिक महत्व। एक तिरक पातन मात्र में ही सही पारद के 3 पातन हो जाते हैं। सोच लो, पारद के प्रथम 5 संस्कार से पारद सभी प्रकार से शुद्ध हो जाता है। जिसमें क्या हो जाता है? पारद स्थित नागवर संपर्क उत्तम कचु दोषों का नाश हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है बोधन। बोधन किसमें? दोला यंत्र। स्वेदन संस्कार के बाद ये क्या होता है? पातन के फलस्वरूप ये क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है कि एट लास्ट हमको परिणाम पता है कि बोधन संस्कार से क्या होता है? पारद मनता त्याग कर वीर्यवान हो जाता है। बोधन में बोधन और वशी वीर्यवान। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। नियमन क्या होता है? दोला यंत्र में होता है चपलत्व को नष्ट करता है। क्या होता है? चपलत्व को नष्ट करता है। किसके द्वारा? पानपत्र सेंदौल लहसुन इमली कल इन सब के द्वारा होता है। ठीक है, दीपन संस्कार की बात करें तो दोला यंत्र में होता है। इसमें क्या होता है? 1/16 बाकासी टंकरास्पटी कल बनाकर कांजी में स्वेदन करा देंगे। ग्रास शक्ति बहुभुजा मतलब पारद के ग्रास और बहुभुजा बढ़ती है। ठीक है, इसमें सारे आपके मिले ये लिखा हुआ था, लेकिन आप लोग उसको बुक में दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। उसके बाद भारत की गतियों के दरअसल ये जो नोट्स हैं हम भी कहीं से लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग को चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद भारत की गतियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, भारत की गतियाँ, भारत के स्वभाव तो चंचलता रहती है। अतः इस चंचलता के कारण भारत का विभिन्न क्षाराम आदि औषधियों के साथ मर्दन मूर्छन स्वेदन प्रक्षालन गलना आदि क्रियाओं करते समय नष्ट होने का भय रहता है। ठीक है, क्या होता है? नष्ट होने का क्या होता है? भय रहता है। तो संस्कार पूर्ण तो भारत अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। इस प्रकार पारद के कम होने या नष्ट होने के मार्ग को कोई पारद की गतियाँ कहते हैं। मतलब पारद कैसे, मतलब कैसे नष्ट हो जा रहा है या फिर कैसे कम हो जा रहा है, ये सब सारी चीज़ों को पारद की गतियाँ। तो पारद की 5 प्रकार की गतियाँ का उल्लेख है। क्या? जल हंस मल
धूम और जीव गति। ऐसे याद करने कि जल में क्या रहता है, हंस। हंस क्या करता है, मल त्याग करता है। तो मल कैसा होता है, वो धूम होता है। तो वो धूम कौन लेता है, जीव। जो पानी में और जीव होते हैं वो क्या लेते हैं, जीव उस मल का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, जल। जल में क्या रहता है, हंस। हंस क्या करता है कि क्या बोलते हैं, वो मल अपना त्याग करता है। तो मल क्या हो जाता है, वो धूम के स्वरूप में होता है। तो धूम को कौन यूज करता है, जीव। तो ये टोटल 5 प्रकार के। जल गति क्या होता है, पारद को मर्दन मोचन संस्कारों पर उस जल के साथ प्रक्षालन किया जाता है। प्रक्षालन करते समय पारद के सूक्ष्म कण भी जल के साथ निकल जाते हैं, जिनको भ्रमवश जल मान लेने के कारण पारद के मान में भी कमी हो जाती है। मतलब उसमें छिड़कने से क्या हो जाता है कि पारद के कुछ कण उसमें निकल जाते हैं। हंस गति पारद को अन्य पदार्थों के साथ मर्दन करते हुए एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते समय शीघ्रता करने से सूक्ष्म कण उछल कर चले जाते हैं। हंस पक्षी के समय पारद के श्वेत कणों का पारद के भार में कमी आ जाती है। इसकी वजह से मतलब हंस उछलता है तो उसकी वजह से मतलब देखें तो कहीं दूसरे पात्र में डालने पे वो ऐसा होता है। जल गति में क्या होता है, प्रक्षालन करते हैं तो नष्ट हो जाता है कुछ उड़ के। हंस गति में क्या होता है, दूसरे में डालते हैं तो वो थोड़ा सा इधर उधर छिटक जाता है। मल गति में क्या होता है कि नाम पारद के मलों को दूर करने के लिए पारद की पतनादि क्रिया जब की जाती है, पातन यंत्र द्वारा, उसमें मलों के साथ मिलकर कुछ पारद निकल जाता है। मर्दनादि के पश्चात उच्च जल काली आदि द्वारा प्रक्षालन करते हैं, कल द्रव्य के कृष्ण दूषण आदि मलयांश निकलता है और सारे पारद की भी हानि मल निकल जाता है। तो मलयांश मतलब मर्दन करते समय क्या होता है कि जो उसके मल जो होते हैं ना, नाक वांग आदि ये सब, तो इनको दूर करने के लिए जब ये करते हैं तो उस समय भी कुछ निकल जाते हैं। धूमगति क्या होता है, उत्थापन पातन गंधन जाना आदि प्रक्रियाओं के समय पारद की मूर्छना के समय गंधकादि के साथ अग्नि तीव्र होने से असाधानी व स्वभावतः पारद वास बनकर धूम रूप में, धूम मतलब कैसा है, वास बनकर, ठीक है, पारद के वजन में कमी हो जाती है, धूम के रूप में निकलते पारद की इस गति को धूम कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, सबसे लास्ट ही पॉइंट है, मलयांश निकल जाता है, क्या होता है उसके बाद क्या, पारद का वजन कैसे होता है, धूम रूप में उड़ जाता है। जीव गति क्या होता है, चारों गतियां प्रत्यक्ष दृश्य होती हैं, किंतु इन चारों गतियों के अतिरिक्त पांचवी गति जीव गति होती है जो अदृश्य होते हैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है, क्या होता है, ये क्या है, अदृश्य होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, दृश्य होते हैं। तो इस गति को मंत्र ध्यान आदि से रोका जा सकता है, जिस प्रकार में उसके आत्मा निकलते समय नहीं दिखाते, उसी प्रयोग के क्रम में पारद के निकलने इस गति को कोई नहीं दे पाता और पारद की इस गति को रोक सकते हैं, जिससे पारद की अदृश्य हानि हो जाती है। अदृश्य गति को जीवन गति कहते हैं, ठीक है। इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं मंत्र आदि से। पारद के बंद होते हैं, पारद के बंद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है पढ़ा देते हैं। जिन जिन प्रक्रियाओं को करने पर पारद की चंचलता और दुर्घत्व, मतलब पारद को ग्रहण करने में होने वाली कठिनाई, दोष का नाश हो, प्रक्रिया करें, उस प्रक्रिया को पारद का बंधन, मतलब जो जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा पारद की चंचलता और पारद की जो दुर्घत्व है, मतलब कि जिससे पारद की कठिनाई होता है, तो उसको दूर करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं। तो पारद के 25 बंद होते हैं, क्या होते हैं, पारद के 25 से बंद होते हैं। उसके बाद क्या, हिंगुलोत्पारद, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये आ सकता है। पातन यंत्र में शुद्ध हिंगुल चूर्ण रखकर अच्छी प्रकार से संधि बंद करके मध्यम अग्नि चूल्हे पर 2 घंटे तक पाक करते हैं। तो यंत्र के ऊपरी पात्र को शीतल रखते हैं। तो स्वांग शीत होने पर पात्र के संधि बंदी हटाकर दोनों पात्रों को अलग जब किया जाता है तो ऊपर के पात्र के अंदर कपड़ा से रगड़ कर पारद को प्राप्त करते हैं। तो चतुर्गुण मोटे स्वच्छ वस्त्र से 2-3 बार छान लिया जाता है, मतलब 4 परत वाले, तो पारद धुआं जैसे ऊपर के पत्र तल में चिपकता है और यही पारद सब दोष रहित एवं शुद्ध होता है। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आते हैं जाना। जाना क्या होता है, पारद में गालन पातन आदि प्रक्रियाओं के बिना ही बालुका यंत्र, जाना यंत्र आदि यंत्रों के द्वारा गंधक अभ्रक माझी स्वर्ण आदि रत्नों को जारण करने के पश्चात पारद के भार या स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे ही जारण करते हैं। मतलब कि कोई इतने सारे प्रक्रिया करने के बावजूद भी पारद के वेट में अगर कोई कमी ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, जारण करते हैं। पारद में द्रुत घास का क्षीण या जीर्ण हो जाना ही जाना है, ठीक है। तो जारण के भेद क्या होते हैं, प्रथम भेद है भूचरी जाना, खिचड़ी जाना। द्वितीय भेद क्या है, बाल जाना, वृद्ध जाना, ठीक है। तृतीय भेद क्या है, सुमुख जाना, निर्मुख जाना, वासनामुख जाना, ठीक है। तो जारण देखा जाए तो विभिन्न यंत्रों द्वारा पारद में गंधक आदि द्रव्य को जीर्ण करना जारण कहलाता है। पारद में रोगनाशक शक्ति तथा रसायन गुण उत्पन्न करने के लिए षडगुण गंधक का जारण अवश्य, मतलब 6 गुना क्या होता है, गंधक होता है। क्योंकि पारद अष्ट संस्कारित हो या हिमलोत पारद हो, यदि उसमें 6 गुना गंधक का जारण किया जाए तो वो उसमें रोगनाशक शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आती है, ठीक है। रिपीट हो गया क्या ये उसके बाद आते हैं गंधक, ये भाई 1 मिनट, एक पेज यहाँ से लग रहा है गायब हो गया, एक पेज जो गायब हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। एक पेज इसमें गायब हो गया, कोई बात नहीं। तो जब देखा गया गंधक का, तो गंधक जारण के 2 विधि होते हैं। तो कौन कौन से, बहिधूम और अंतर्धूम, ठीक है। देखा जाए तो बहिधूम में क्या होता है, जो बहिधूम है उसमें क्या होता है कि बालुका यंत्र विधि से खुले मुख वाले पात्र को जो गंधक जारण के, मतलब खुले मुख द्वारा गंधक का जाना जो होता है वो बहिधूम होता है। इस विधि में क्या होता है कि बालुका यंत्र के ऊपर मिट्टी तथा लोह पात्र रखकर शुद्ध पारद एवं गंधक के संभाग में डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गंधक पिघला के बाद में सूरज पारद डालकर अग्नि देते जाएं, तो जब आधा गंधक जल तांबे तो पुनः उसे पारद के समान भाग में गंधक डालते हैं। इस प्रकार क्रमशः 6 गुना गंधक का जारण कर ले तो क्या होता है कि इससे हमारा मतलब इसमें रसायन या रोगनाशक शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरी क्या होता है, अंतर्धूम, बस ये इसमें
क्या मतलब चीजें होती हैं रोगनाशक शक्ति शक्ति उत्पन्न, 6 गुना के साथ करते हैं तो रसायन गुण भी इसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कच्छप यंत्र होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बस बहिदुम और इसमें बालू का यंत्र, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, कच्छप यंत्र। कच्छप यंत्र से क्या होता है, इसमें पारद को आधा भाग गंधक डाल देते हैं, उसमें गंधक का पारद, उसमें ऊपर से शेष आधा भाग गंधक डालकर पात्र के मुख को भली प्रकार अवरुद्ध कर अग्निदेव में इसी क्रम में षडगुण गंधक का चारण कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये भाई 1 मिनट उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, इस पेज को मैं इधर कर दूंगा। 1 मिनट, ठीक है। तो देखते हैं जारणा क्रम की बात करते हैं। तो जारणा क्रम में देखा जाए तो जारणा क्रम में कच्छप यंत्र के माध्यम से देखा जाए तो गंधक का अवरक स्वर्णमाचिक सत्व हेम प्रवृत्ति नागवंग रत्नादि का जारण करना चाहिए। मतलब सबसे पहले गंधक का जारण करना चाहिए पारद के साथ, फिर अवरक का, उसके बाद स्वर्णमाचिक का। ध्यान देना, ये क्रम पूछा जाता है। ठीक है, पहले गंधक का, दूसरा अवरक का, तीसरा स्वर्णमाचिक, उसके बाद हेम प्रवृत्ति द्रव्य का, उसके बाद नागवंग और रत्न का। ठीक है, उसके बाद आता है मूर्छना। मूर्छना क्या होता है, परिभाषा, पारद में गंधक के संयोग से अथवा गंध के बिना ही निश्चित रूप से व्याधिनाशक की शक्ति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को मूर्छना कहते हैं। पारद में निश्चित व्याधिनाशक शक्ति का आधान करने से ही कोई मूर्छना करते हैं। मूर्छना 2 प्रकार के होते हैं, सगंध और निर्गंध। सगंध में क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, कौन, बहिधुन, अंतधुन, निर्धुन। मूर्छना के लक्षण देखें तो शुद्ध गंधक के साथ शुद्ध पारद को खलों में अच्छी प्रकार से मर्दन करने पर पारद अपनी गुरुता एवं चपलता को त्याग कर कजलवत कृष्णवत सूक्ष्म चूर्ण रूप हो जाता है, इसे मूर्छना करते हैं। कजलवत कृष्णवत सूक्ष्म चूर्ण हो जाता है। पारद जब अपनी गुरुता एवं चपलता को त्याग कर कृष्णवर्ण को चूर्ण समान हो जाए तो उसे मूर्छना जानना चाहिए। क्या हो जाए, कृष्णवर्ण का। तो यह अनेक वर्ण का भी हो सकता है, जैसे रक्तवर्ण में रक्त सिंधु एग्जाम्पल है। मूर्छना का फल क्या होता है कि पारद मृत होकर देह सिद्धि प्रदान करता है, मूर्छित होकर व्याधि का विनाश करता है। सगंध रस सिंधु रूप में पारद को दीर्घ काल तक सेवन करने पर भी शरीर में पारद विकार नहीं होते हैं। निर्गंध रस पुष्पादि रूप में पारद के जो को रोग शांत होने के बाद कुछ समय और सेवन करने पर भयंकर पारद विकार, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर सगंध करते हैं तो सगंध वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन निर्गंध करते हैं तो उसमें बाद में दिक्कत होती है। क्या होती है, बाद में दिक्कत होती है। तो पारद मूर्छित रस अवधियों की बात करें तो पहला होता है खलवीय रसायन। खलवी में क्या होता है, कजली, त्रिभुवन कृति, आरोग्यवर्धनी, बसंत मालती। परपट्टी होता है दूसरा, रस परपट्टी, पंचामृत परपट्टी, श्वेत परपट्टी, ताम्र परपट्टी। उसके बाद आता है कुपीपक रसायन, रस सिंदूर, समीर, पन्नग, रस कर्पूर, मकर ध्वज। पोटली रसायन में क्या आता है, हेमगर पटली, रसगर पटली। ये बाद में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मूर्छन और संस्कार और मूर्छना में क्या है, मूर्छन और मूर्छना। ठीक है, मूर्छन क्या होता है, नैसर्गिक दोषों को दुष्ट करने के लिए पारद के अंदर तृतीय संस्कार होता है, और पारद में व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना। देखो इससे क्या होता है, दोषों को, मूर्छन से हम लोग क्या दोषों को दूर कर देते हैं। ठीक है, नैसर्गिक, और मूर्छना के द्वारा हम लोग उसमें व्याधिनाशक क्षमता उत्पन्न कर देते हैं। फिर मूर्छन में क्या होता है कि पारद मूर्छन संस्कार में प्रयुक्त औषधियों से नष्ट पीठ हो जाता है, और इससे क्या होता है, पारद सेवन योग करने, देखो मूर्छन करते हैं तो नैसर्गिक दोष दूर हो जाते हैं, और क्या होता है, पारद नष्ट पिष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मूर्छना स्वेदन माध्यम मूर्छन उत्थापन करते हैं तो वो क्या होता है, फिर उस स्वरूप में आ जाते हैं। तो अभी इतना ही जानेंगे, नैसर्गिक दोष दूर हो जाता है और पारद नष्ट पिष्ट हो जाता है। मूर्छना क्या होता है, पारद में व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करता है और पारद सेवन करने योग्य हो जाता है, और यह कजली, परपटी, रस सिंधु, सर्वांग रस, ये सब सारी चीजें अनेक वर्ण का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है खलवी कल्पना। तो खलवी कल्पना में क्या होता है, 1 मिनट, कि पहले इसमें खलवी कल्पना में त्रिभुवन कृति रस देखते हैं। तो त्रिभुवन कृति रस में क्या है, शुद्ध हिंगुल है, सौंठ है, वसनाव है, काली मिर्च है, टंकड़ है, पिपली है और पिपली मूल है। ठीक है, अब प्रत्येक के एक एक भाग लेंगे तो तुलसी भावना द्रव्य किसे दे, तुलसी पत्र आदर्श हो या धातु स्वरस के साथ प्रत्येक की 3-3 भावना दे देंगे। तो क्या हो जाता है कि इसको निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम शुद्ध हिंगुल लेना, शुद्ध टंकड़ को खल में मर्दन करके शेष द्रव्य को छोड़ करके डाल देते हैं। क्रमशः तुलसी पत्र स्वरस, अदरक स्वरस और धतुर स्वरस की 3-3 भावना देकर एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर सुखाकर कांच की शीशी में सुरक्षित रख देते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सर्व ज्वर में करते हैं और 13 सन्निपात ज्वर में करते हैं। ठीक है, सन्निपात ज्वर में करते हैं, ये 13 नहीं, ठीक है, सन्निपात ज्वर में करते हैं। ठीक है, एक रति मात्रा होती है, आद्रक स्वरस की अनुपान होता है। ध्यान देना कि अगर कहीं अगर तुमको नहीं आ रहा अनुपान तो जिस बात से भावना द्रव्य देते हैं ना उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो उसी से हम लोग अनुपान मान लेते हैं उसी को। ठीक है ठीक है, याद कर लेना इसको, सूंठी, मरीच और पिपली। 1 मिनट, ये तीनों मिलकर त्रिकटु हो जाते हैं, त्रि से हो गया त्रिकटु। ठीक है, उसके बाद क्या आता है इसमें, कटु, त्रिकटु जब आ गया इसमें तो ट से क्या हो जाएगा, टंकड़। ठीक है, पिपली है तो पिपली मूल भी है चतुर्भुषण भी मान लो, जिसको चतुर्भुषण मान लो, चतुर्भुषण, लेकिन त्रिकटु इस थोड़ा सा आसान हो जाता है, चतुर्भुषण मान लो। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम लोग लिख लेंगे हिंगुल, एच, 1 मिनट, एच टीवी, हिंगुल की टीवी, टी से क्या हो जाएगा, टंकड़, व से हो जाएगा वसनाभ। क्या होता है, जिसके हिंगुल की टीवी में क्या होता है, चतुर्भुषण होते हैं। क्या होते हैं, चतुर्भुषण होते हैं। ठीक है, चतुर्भुषण में तुम्हारे क्या होता है, सोंठ, हमारी पीली और पिपली मूल। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा परपटी कल्पना। परपटी कल्पना हम लोग देखते हैं तो परपटी कल्पना में क्या होता है कि परपटी सत परपट से बना जिसका पापड़ होता है। परपटी कल्पना का आरंभ 8वीं शताब्दी में माना जा सकता है। 11वीं शताब्दी में आचार्य चक्रपाणि दत्त द्वारा लिखित ग्रंथ चक्रदत्त में ग्रहणी चिकित्सा की अंतर्गत
होता है। परपटी को ग्रहणी रोग में ही देते हैं, ध्यान देना, ठीक है। पारद एवं शुद्ध गंधक को अच्छी प्रकार से घोट कर बनाई गई कजली का अग्नि में पिघलाकर केले के पत्रों के मध्यम ऊर्ध्व भाग गोबर द्वारा चिपटा करके जो समस्त बाल रोगों को नष्ट करता है। मतलब दुष्ट कजली का चिपटा चपोटा, हाँ ठीक है, ये श्लोक है। दुष्ट कजली का मोजा पत्र चिपटा चपोटा सपोटा परपटी से बालादिरोग खेल रोग होता है, ठीक है। ये आप लोग का श्लोक है, ठीक है। परपटी भेद की बात करें तो सगंध होता है, निर्गंध होता है। आप लोग श्लोक देख लेंगे बुक में। सगंध क्या होता है कि इसमें प्रधानतः पारद एवं गंधक होता है, जैसे स्वर्ण ताम्र मंडू रस। परपटी हो गया। निर्गंध में देखेंगे तो इसमें पारद गंधक नहीं होता है, श्वेत परपटी और मल परपटी। परपटी कल्पना देखें, एक मिनट सॉरी ये फिर से आ गया था। परपटी पाक परीक्षा की जब बात करते हैं हम लोग, पहले तो इसमें निर्माण विधि कहाँ गया इसका पेज, निर्माण विधि का इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो देखते हैं, पहले हम लोग ये पारद कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो परपटी का निर्माण क्या करते हैं, सर्वप्रथम शुद्ध पारद और गंधक की कजली बनाते हैं, फिर भूमि पर ताजा गोबर बिछाकर उसके ऊपर केले की पत्ता बिछा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सब पारद और गंधक का कजली निर्माण करते हैं। उसके बाद गोबर लगा देते हैं, गोबर उसके ऊपर केले की पत्ती लगा देते हैं। क्या करते हैं, केले की पत्ती बिछा देते हैं उस पर, उसके ऊपर उसके बाद क्या करते हैं, कजली को लोहा घी डाल के उसमें क्या करते हैं, पंखवा द्रवित कर लेते हैं, फिर गर्म करते हुए चम्मच हिलाते रहते हैं ताकि कजली किनारे पे लगे नहीं, ठीक है, जो लोहा में करते हैं तो। और फिर कजली के पूर्ण रूप से द्रवित होते ही गोबर पर रखे ये जो है इस पर क्या करते हैं हम लोग, गिरा देते हैं। और गिराने के बाद तुरंत तत्पश्चात केले के पत्ते पर फैलाकर शीघ्र ही दूसरे केले के पत्ते से इसके ऊपर फिर दूसरा केले के पत्ते डाल देंगे। क्या करेंगे, दूसरा केले के पत्ते, और उसके ऊपर फिर कोई बेलन टाइप में होगा जिससे हम लोग इसको चिपका देंगे। क्या कर देंगे, चिपका देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उसके बाद चिपका देंगे, फिर जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हम लोग रख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सावधानी कुछ बरतनी चाहिए कि लौह द्रव्य में कजली पिघलाने में घृत को अल्प मात्रा में प्रयुक्त करना चाहिए, ठीक है। परपट्टी बनाने में ताजा कदली पत्त के बीच डंठल निकालकर बिना फटा हुआ प्रयुक्त करना चाहिए। पता चले कि आप कदली ही फटा हुआ तो इसे लॉस होगा ना, क्योंकि जमीन उमीन में टच हो जाएगा तो। फिर परपट्टी का उपयोग देखें तो रस रसायन कल्पना में परपट्टी का बहुत महत्व है। इसको देते हैं हम लोग, कहाँ देते हैं, यकृत प्लिया विकार हो गया, ग्रहणी हो गया, वर्णरोपण हो गया, ये सब चीज़ों में देते हैं। अगर इसकी परीक्षा की बात करें तो परपट्टी परीक्षा जो होती है वो मृदुपाक, मध्यम और खरपाक से होती है। तो औषधि के रूप में मृदु मध्यम पाक का भी प्रयोग करना चाहिए। खरपाक परपट्टी को विष की तरह त्यागने का निर्देश दिया गया है। अगर परपट्टी की मृदु पाक, मध्यम पाक, इसमें एक और है खरपाक दिया है लेकिन ये मिट गया है। तो मैं देखो, अगर पाक कालीन मतलब पाक के समय देखें तो मृदु पाक मेरु चंद्रिका वर्ण का होता है, मध्यम पाक तैलाब वर्ण का होता है, ये रक्त वर्ण का होता है। और इसमें टेम्परेचर कहता है 250, 500, 650, 250 को दुगना फिर उसके बाद 150, ठीक है। उसके बाद पाक पश्चात देखते हैं तो सम्यक रूप से न टूटता है ये, फिर ये टूटने पर रजत समान हो जाता है और ये तुरंत मतलब वो टूट जाता है, खर समान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रस परपटी। रस परपटी क्या होता है कि घटक जब हिंगलोत्पारद के साथ शुद्धगंधक को दोनों को समान भाग ले लेते हैं। हिंगलोत्पारद और शुद्धगंधक, ध्यान देना, हिंगलोत्पारद और शुद्धगंधक। सहायक द्रव्य घृत होता है, उपकरण लोहे का चूल्हा, चम्मच, छोटी चाकू, कलछुल, ये सब है, कदली परत, गोबर, ठीक है, कोयला। हिंगलोत्पारद प्लस अग्निमंत्र स्वरस का क्या करते हैं, रणु स्वरस और आद्रक स्वरस के साथ एक एक दिन मर्दन करके जल से प्रक्षालित कर साफ कर लेते हैं, ठीक है। शुद्ध गंधक को भिंगरा स्वरस की 7 भावना देते हैं। फिर तत्पश्चात शुद्ध गंधक को बेर के कोयले की अग्नि में पिघलाकर 3 बार भिंगरा स्वरस में बुझला लेते हैं। उसके बाद अपारद एवं गंधक को एक साथ खलों में डालकर 2-3 दिन तक मर्दन करते हैं। उसके बाद कजली बनाते हैं। कजली को अल्पघृत लिप्त द्रव्य में डाल के कोयले के अंगार पर गर्म करके पंखवा द्रवित करें। जो समय पर गोमित्र स्थिति कदली पट पर डालकर गोमित्र कदली पट की पोटली में दबाकर परपटी कर बनावे। निर्मित पट्टी चाकू से खुरच कर, देखो कुछ नहीं याद करना है। अगर तुमको ये सब चीज़ें भृंगासुरस ये सारी चीज़ें नहीं याद हो रही है तो हिंगलोत पारद का सबसे पहले क्या करेंगे, शुद्ध कर देंगे कि शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पारद को हम लोग गंधक का क्या करते हैं 7 भावना दे लेंगे। उसके बाद शुद्ध जब गंधक हो जाएगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के क्या करते हैं कि अल्पघृत लिप्त लवडवी में डाल के उसके बाद गर्म करके पंखवत होने तक द्रवित करते हैं। फिर उसके बाद इसको जैसे हम लोग प्रोसेस किए थे प्रॉपर्टी का कि कदली पहले गोबर लगाएंगे, फिर उसके बाद उसके कदली पत्त रखेंगे, फिर उसमें डालेंगे ये तुम्हारा कजली, फिर उसके बाद ऐसे डाल के चिपटा कर लेंगे, तो वो सारे काम करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी मात्रा समान रूप से 2 रत्ती तक दूध या आमरस के साथ ग्रहणी 6 काश जलोदर इसमें देते हैं। तो उसके बाद आता है ताम्र प्रॉपर्टी। ताम्र प्रॉपर्टी में क्या होता है, ताम्र होता है शुद्ध पारद गंधक और वसनाभ होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम्र प्रॉपर्टी में पारद गंधक के अलावा क्या है, वसनाभ भी है, ठीक है। पीजीटीवी, ठीक है। इसका भी निर्माण विधि वैसे ही होता है, शुद्ध कर लेंगे उसके बाद फिर ऐसे सेम कर लेते हैं। फिर उससे मात्रा क्या हो जाती है, 2 से 3 रत्ती पिपली चूर्ण, मधु एवं निष्पाकोची चूर्ण होता है अनुपान। सन्निपात जल में अदरक सरस के से, पांडु में त्रिफलाक्वास से, ग्राणी में भुना हुआ जीरो के साथ, प्रमेय में त्रिफला चूर्ण एवं मधु से लेते हैं, ठीक है। प्रमेय में त्रिफला चूर्ण और मधु से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो देखा जाए तो इसका उपयोग कहाँ होता है, श्वास का जो संग्रह पिलाती प्रमेय में दिया ये सारी चीजें। उसके बाद देखा जाए तो रस परपटी के निर्माण में हिंगलोत्पाद और गंधक की मात्रा 1:1 संग्रहणी में देते हैं। ये अब इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। लव परपटी में क्या होता है, हिंगलोत्पाद गंधक और कांत लव लेते हैं, ठीक है, संग्रहणी रोग में। स्वर्ण परपटी में हिंगलोत्पाद गंधक को स्वर्ण वश में लेते हैं, कितने 1/4 में संग्रहणी रोग में। गंधक पारद कांत लव अभ्रक वश और ताम्र वश में। ये क्या होता है, पंचामृत परपटी होता है। क्या होता है, पंचामृत परपटी, ठीक है, संग्रहणी में देते हैं। ताम्र जो होता है पारद गंधक ताम्र वश और वसना बताए ही थे, ठीक है।
कुष्ठ काश में देते हैं, श्वेत पर्पटी किस में देते हैं, सूर्य क्षार स्फटिका और नवसाधर किस में देते हैं, मूत्र किस में देते हैं। ये याद करने लायक है। और ये सब क्या है, संग्रहणी में देते हैं। सबको याद करने लायक सब है, लेकिन इसको भी याद करना, लेकिन ये सब चारों सेम में यूज होते हैं, तो ये सब याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आता है कुपी पक्को कल्पना। क्या आता है, कुपी पक्को कल्पना। कुपी पक्को कल्पना में देखें तो कांच की कुपी में पारद आदि द्रव्य को डालकर अग्नि द्वारा पकाकर जो औषध निर्माण किया जाए तो कुपी पक्को कल्पना कहते हैं। कुपी पक्क दो प्रकार का, सगंध और निर्गंध। सगंध रस सिंदूर, ताम्र सिंदूर, मल सिंदूर, रस पुष्प और रस कर्पूर। ठीक है। प्राप्ति के स्थान पर देखें, कंठस्थ होता है रस सिंदूर, रस कपूर, मल सिंदूर। तलस्थ होता है रस सिंदूर, समीर पन्नग, रस। ठीक है, रस सिंदूर दोनों में होता है। ठीक है, समीर पन्नग देखो जैसा नाम है समीर, समीर क्या हो जाएगा, नीचे रहता है। ठीक है, रस कपूर और मल क्या हो जाता है, ऊपर होते हैं। यंत्र उपकरण साधन सामग्री देखें तो कांच कुपी होनी चाहिए, बियर बॉटल, बालुका, बालुका यंत्र, वस्त्र, मुल्तानी मिट्टी, लौह सलाका, अग्नि भट्टी। ठीक है, मृदु अग्नि कितनी होनी चाहिए, 200 से 250। मध्य कितना, 250 से 400। तीव्र कितना, 400 से 600। ठीक है, उसके बाद कुपी स्टैंड होनी चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, कुपी मुक्त मुद्रण होने चाहिए। इसके समय बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। कुपी में लपटों का निकलना बंद हो गया हो, कुपी के चारों तरफ अंधेरा कर कुपी के तल को देखने पर तली रक्तवर्ण की, मतलब अंधेरा करके कुपी के तल पर देखे तो रक्तवर्ण की प्रतीत हो। कुपी में शीत सलाका डालने पर सलाका में धुएं का न लगना हो। कुपी मुख पर ताम्र का सिक्का रखने से उस पर पारद कण के चिपक कर सिक्के के उस भाग को श्वेत कर देते हैं। कुपी की तली के अंदर सूर्योदय जैसा गोल रक्तबिंब वही दिखता है। ठीक है, अब देखिए रस सिंदूर। तो क्या होता है, रस सिंदूर में पारद और गंधक होता है। ठीक है, वटांकुर सूरज की तीन भावना देते हैं। निर्माण विधि देखें तो शुद्ध पारद गंधक दो पल लेके खल यंत्र में एकत्र मिलाकर 2 दिन तक मर्दन करके गजली का निर्माण करते हैं। गजली में वाटांकुर वाटांकुर सोरस की 3 भावना देकर सुधा देते हैं। कुपी में मुल्तानी मिट्टी से 7 बार कपड़ मिट्टी करके सुखाएं, फिर कुपी में कजली को भर के बालुका यंत्र में रखकर मंद मध्य और तीव्र, इसमें ध्यान इसलिए मंद मध्य और तीव्र अग्नि, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, देख लो 200 से 250, 250 से 400, उसके बाद 400 से 600। 2 से 4, 4 से 6 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ढाई ध्यान देना, और 2.5 से 4 ऐसे याद कर लेना। उसके बाद 4 से 6। उसके बाद कहते हैं प्रथम 2 याम 6 घंटे तक मृदु अग्नि देते हैं। गंधा जीर्ण होने पर कांच कुपी के मुख पर डाट लगाकर गुड़ और चूने के मिश्रण से भली भांति बंद करते हैं, फिर 6 घंटे तक तीव्र अग्नि देकर बालू का यंत्र संवाहक से कांच कुपी को बालू का यंत्र से बाहर निकालकर तोड़ें। उसमें रक्त कमल सदृश वाला कुपी के कंठ में लगा हुआ रस सिंदूर प्राप्त करना चाहिए। रस सिंदूर प्रतिमान 10 ग्राम पारद और 100 ग्राम गंधक, मतलब 100 ग्राम पारद लिया जाता है, 116 ग्राम कुल रस सिंदूर बनता है। ये क्वेश्चन पूछा कैसे बनता है भाई, कैसे बनता है ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा कैसे बनता है। मात्रा 1 से 2 रत्ती, शहद और मक्खन होता है। उपयोग क्या, रसायन वाजीकरण, ज्वर प्रमेय पांडु। ठीक है, रस सिंधु पारद गंधक कितना होता है, 6:1। ठीक है, एक से 2 रत्ती। उसके बाद रस कर्पूर में देखें तो क्या होता है, पारद सेंध और गंधाक्रमा। रस कपूर और रस पुष्प ये दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, कर्पूर में क्या होता है, गंध, तो गंधाक्रमा हो गया। ठीक है, उसके बाद 1/64 से 1/32 रत्ती कृमि विषनाशक, फिर नाशक होता है। मकर ध्वज देखें तो स्वर्ण पारद गंधक, अगर यही वहाँ पे होता है तो क्या हो जाता है, स्वर्ण परपटी हो जाता है। ठीक है, रसायन और बाजीकरण के रूप में देते हैं। समीर पन्नग में देखें तो पारद गंधक और मनशिला हड़ताल और संखिया। समीर पन्नग ध्यान देना भाई, मनशिला हड़ताल और संखिया। भावना तुलसी पद स्वरस की देते हैं। वाद व्याधि उन्माद और आमवाद में देते हैं। पोटली कल्पना पढ़ लें। विस्तृत वस्तु के विस्तार गोली बनाकर औषधि निर्माण करते हैं, पोटली कल्पना करते हैं। ठीक है, गोली बनाकर औषधि निर्माण करते हैं। ठीक है, पोटली कल्पना का प्रभावी शब्द में रचना में ग्रंथ में नित्यनाथ ने सर्वप्रथम किया था। हेमगर पोटली पहला, इसमें पारद लेते हैं, गंधक लेते हैं, स्वर्ण और ताम लेते हैं, स्वर्ण और ताम लेते हैं हेमगर में स्वर्ण ताम लेते हैं। कुमारी स्वरस निर्गुंडी स्वरस की भावना देते हैं। ठीक है, इन सबको लेके क्या खलों में डालकर कुमारी स्वरस से 7 दिन तक मर्दन करके गजली का निर्माण कर फिर गीत कुमारी का करते हैं। गीत कुमारी का आदि का स्वरस से बड़ी सुपारी जैसे शंकुआर गुटिका बनाकर सुखा लेते हैं। फिर अब 1 फीट मतलब 12 इंच गाढ़े रेशमी वस्त्र में शुद्ध 1 तोला गंधक मिलाकर गंधक चूर्ण रखो, उस पर गुटिका का गुटिका को रखकर पूरे ऊपर से शुद्ध गंधक 2 तोला डाल गंधक चूर्ण 2 तोला डालकर गुटिका को ढक लिया जाता है और रेशमी वस्त्र को कसकर बांधते हैं। फिर मुसै या प्याली नुमा किसी मिट्टी के पात्र में 250 ग्राम शुद्ध गंधक डालकर मृदु अग्नि पर पिघलावें। जब गंधक पिघल जाए तो शंकुआर गुटिका की पोटली को धुला यंत्र की तरह लटकाकर अग्नि का पाक करें और बीच बीच में पोटली को बाहर निकालकर कलछुल आदि तो हल्का ठोकते रहें। देखो मुझे पूरा उतना तो वो नहीं करना है, लेकिन लास्ट टाइम है तो आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक बार देख लेंगे तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सही रहेगा। ठीक है, जब उस पोटली में धातु टन टन की आवाज आने लगे तो गंधक को व्योमोड़ हो जाए तो पोटली को बाहर निकाल लेना चाहिए। फिर शीत हो जाए तो पोटली खोलकर गुटिका को बाहर निकालें और चिपके हुए गंधक को हटाकर संकार गोली पोटली को सुरक्षित रखें। पोटली निर्माण में 120 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ठीक है, हेमगर पोटली के सन्निपात व्याधियों में अदरक स्वरस से घिस का प्रयोग करें। ठीक है, अदरक स्वरस में घिस का प्रयोग करें। रस सेवन विधि, रस भस्म का शरीर
रसभंग का शरीर में प्रयोग करने से पूर्ण शरीर के पंचकर्म द्वारा शुद्ध करके सम्यक बल वीर्य प्राप्ति हेतु रसायन योग का एक पक्ष या एक मास या एक वर्ष तक प्रयोग करें। तो तत्पश्चात रस वसु को तांबुल पान में रख के विधिपूर्वक सेवन करें। रस सेवन में पथ्य होता है शुद्ध घी, सेंधा नमक, धनिया, जीरा आदि पदार्थों का संस्कारी, चौलाई, धनिया, ये सब जितनी है फायदे वाली चीजें हैं, ठीक है। और पथ्य क्या होता है, बड़ी कटेरी, बिल, करेला, उड़द, मटर, कुल्थी, इसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है महारस। तो महारस को हम लोग बाद में थोड़ी सी देखेंगे, हम इसको कुछ देर बाद इसको डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।